समाज में कुछ ऐसी सच्चाइयाँ भी रोज़ घटती हैं जिन्हें हम अक्सर ही आँख बंद करके झुठला देते हैं। मगर आँख को बंद कर लेने से न तो वो बदलती हैं और ना ही रुकती हैं। उन्हें रोकने के लिए आवाज़ उठानी होती है। आज की कहानी भी इसी आवाज़ की है, जिसे एक 10 साल की बच्ची ने उठाया, मगर उसका ये सफ़र बहुत दर्दनाक था। हेलो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ साल 2010 में आई एक साउथ कोरियन मूवी माई फर्स्ट क्लाइंट को। ये एक सच्ची घटना पर बेस्ड कहानी है जो कोरिया में हर 5 में से 4 बच्चे के साथ आज भी हो रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सियोल शहर के एक मशहूर सीनियर अटॉर्नी कुछ नए अटॉर्नीज के साथ मीटिंग में है। ये नए अटॉर्नीज की निर्णय क्षमता और केस के दांव पेच में उनकी समझ और तर्क शक्ति को देखना चाहते हैं। सीनियर अटॉर्नी ने एक केस उनके सामने रखकर उनका विचार जानने की कोशिश की। वो कहते हैं, एक लड़की शाम को अपने घर लौट रही थी जब उसे कत्ल कर दिया गया, मगर कत्ल के 20-30 मिनट पहले उसके साथ बहुत गलत किया गया। इसे 38 लोगों ने अपनी आंखों से देखा, मगर उन्होंने ना तो उसे रोका और ना ही कोर्ट में कोई गवाही दी। तो बताइए, क्या वो 38 लोग गिल्टी हैं या इनोसेंट? 5 में से 4 ने कहा, कानूनी तौर पर तो वो सजा के हकदार नहीं, मगर मानवता के नाते वो दोषी हैं। मगर आखिरी अटॉर्नी का कहना था कि वो दोषी नहीं। उन्होंने ऐसा अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए किया है, और अपनी आत्मरक्षा करना ये मनुष्य का पहला कर्तव्य है। ये है मिस्टर ली। इसके बाद सारे अटॉर्नी ड्रिंक करने जाते हैं। ली के दोस्त उस पर बहुत नाराज थे। वो कहते हैं कि तुम्हारे हिसाब से तो इंसानियत की कोई जरूरत ही नहीं। ली ने कहा, मैंने सिर्फ कानूनी नजरिए की बात की। इसके बाद ली वहां से चला जाता है। फिर हमें एक घर में 2 बच्चे दिखाए जाते हैं। बड़ी बहन का नाम दाविन और छोटे भाई का नाम जून था। दोनों की माँ बहुत पहले ही गुजर गई थी। उस वक्त जून बहुत छोटा था और पिता घर पर अक्सर ही नहीं रहते थे, इसलिए दोनों बच्चे अपना सारा काम खुद ही करते थे। छोटा जून अक्सर ही दाविन से अपनी माँ का पूछता। दाविन जब उसे अपनी माँ की तस्वीर दिखाने लाई तो पता चला किसी ने उसकी शक्ल फोटो में बिगाड़ दी है। एक दिन उनके पिता घर आए और दोनों बच्चों को रेस्टोरेंट ले आए। यहाँ वो आज अपनी नई स्टेप मदर जेसुक से मिलने आए हैं। जेसुक बोली, आज के बाद तुम दोनों का ख्याल मैं रखूंगी। कुछ दिनों बाद एक रात जब सब खाना खा रहे थे तो जून के हाथ से अक्सर ही खाना टेबल पर गिर जाता। अभी तक जून ने ठीक से चॉपस्टिक यूज नहीं की थी। पहले तो कुछ दिनों तक जेसुक ने इसे बर्दाश्त किया, मगर फिर उसका बर्दाश्त खत्म हो गया। अब जितनी बार जून से खाना टेबल पर गिरता उतनी बार जेसुक दाविन को मारती। उसने दाविन से कहा, अगर तुम अपने भाई को ठीक तरह से रहना नहीं सिखाया तो मैं इसकी हर गलती पर तुम्हें मारूंगी और बहुत मारूंगी। स्कूल में दाविन बहुत फेमस थी। वो डांसिंग और सिंगिंग में भी बहुत अच्छी थी। टीचर्स भी उसके टैलेंटेड होने के कारण उसे पसंद करते थे, मगर घर पर हो रहे ऐसे व्यवहार को देखकर अब वो खामोश रहने लगी थी। दूसरी तरफ हम मिस्टर ली को देखते हैं। बचपन में ही उनके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और उनकी बड़ी बहन ने उनको पढ़ाया लिखाया था। अपनी बहन की शादी के बाद भी ली उन्हीं के साथ रहता था। अभी तक उसको कोई जॉब नहीं मिली। एक दिन बहन ने ली को कहा, बिना जॉब लिए घर वापस मत आना। जॉब की तलाश में ली अगले दिन चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट चला गया। यहाँ पर बहुत सी पोस्ट खाली हैं और जॉब लगने के बहुत चांस हैं। घर पर अपनी माँ की जातियों से परेशान दाविन भी आज इसी डिपार्टमेंट में आई है। उसे यही जगह मिली जहाँ वो खुद को और अपने भाई को बचाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन डिपार्टमेंट वाले इस केस को बहुत हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि अक्सर ही बच्चे अपने नई स्टेप मदर से घुल मिल नहीं पाते और शिकायत करने यहाँ आ जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ ली एक ऐसा बंदा था जिसे दाविन की बातों में शिकायत नहीं सच्चाई दिखी, और दाविन जैसी छोटी लड़की के लिए ये बहुत बड़ी चीज थी। ली दाविन के साथ उसके घर जाता है और स्टेप मदर जेसुक को वार्निंग देकर चला आता है। उन सब के जाने के बाद जेसुक पूरी तरह से अपने रंग में उतरती है। वो दाविन को बहुत बहुत मारती है, इतना मारती है कि वापस से वो ऐसी कोई बात सोचने की हिम्मत भी ना कर सके। अक्सर ही हमें कहा जाता है, जब भी आपके साथ गलत हो तो आवाज उठाओ ताकि सबको पता चले और आपको न्याय मिले।
मगर तब क्या, जब आवाज उठाने वाली एक छोटी बच्ची हो और उसको ना सुनने वाला उसका अपना पिता। फिर एक दिन जून और दाविन ली से मिलते हैं। वो दोनों उसे अपने साथ रोज हो रही बातों को जो उसकी स्टेप मदर उनके साथ करती थी बताते हैं, उससे मदद मांगते हैं। इस पर ली कहता है कि वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास सिर्फ एडवाइस देने का राइट है, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। इस पर बच्चे पूछते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? उनके सवाल पर ली भी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद बोला, मैं सिर्फ अच्छा काम करना चाहता हूँ। बहुत दिनों बाद किसी ने उन बच्चों से अच्छे से बात की और उनकी बात सुनी। ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। अक्सर ही ली उन बच्चों के साथ घूमता फिरता और उन्हें खाना खिलाता, उनके साथ कुछ वक्त बिताता। एक दिन ली को एक जॉब का ऑफर आया सियोल से। उस दिन बच्चों को जल्दी जल्दी घुमाने फिराने के बाद ली ने उन्हें घर छोड़ा और कहा, मैं सियोल जा रहा हूँ, वहां से आने के बाद तुम लोगों को मिलूंगा। जून को वो एक गोरिल्ला सॉफ्ट टॉय देता है। दोनों बच्चे खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। ली ने दाविन को कुछ पैसे और अपना कार्ड दिया था और वादा किया था कि आने के बाद हम सब बर्गर खाने जाएंगे। सियोल में ली को एक बहुत बड़े अटॉर्नी की तरफ से जॉब ऑफर की गई है, मगर उसे सियोल में ही रहना होगा। ली अपनी लाइफ की इस अपॉर्चुनिटी से बहुत खुश था। घर आकर उसने अपना सामान पैक किया और सियोल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक बर्गर की शॉप पर उसे दाविन और जून खड़े दिखे, मगर ली अब उनकी तरफ जाना नहीं चाहता था, सो उनसे बिना मिले ही वो आगे बढ़ गया। इधर कई दिनों बाद भी जब ली नहीं आए तो दाविन ने कहा, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, वो अपना वादा कभी पूरा नहीं करते। मगर जून दाविन की बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है, मिस्टर ली जरूर आएंगे। घर पर एक दिन जेसुक के हाथ ली का कार्ड लग जाता है, जिसे दाविन को ली ने दिया था। जेसुक को लगा बच्चे फिर से उनके खिलाफ जाने की कोशिश में हैं, सो उसे बहुत मारती है और बाथरूम में बंद कर देती है। रात जब फादर आए तो उन्होंने भी बच्चों का कुछ नहीं पूछा। शायद उनके लिए भी वो बच्चे मायने नहीं रखते। अगले दिन दाविन स्कूल में अचानक बेहोश हो गई। उसके कान से खून निकल रहा था। वो हॉस्पिटल में किसी से भी बात नहीं कर रही थी, बस ली का नाम लिए जा रही थी। टीचर्स ने ली को कॉल किया और दाविन के बारे में बताया। पहले तो ली उनकी बात सुनना भी नहीं चाह रहे थे, मगर दाविन की हालत का पता लगने पर वो उससे मिलने चले आए। दाविन ली को देखकर बहुत खुश हो गई, मगर जब ली ने उससे हमेशा के लिए सियोल में रहने की बात कही तो उस बच्चे के दिल में रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। हॉस्पिटल से निकलने के बाद ली पहले तो चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में गए, मगर उम्मीद के मुताबिक सभी ने बच्चों की मदद करने से हाथ खड़ा कर दिया। फिर वहां से वो दाविन के घर उसकी स्टेप मदर से बात करने गए, मगर उसने उन्हें बहुत सुनाया और वापस भेज दिया। माँ के बाद ली अब उन बच्चों के पिता से मिलने गए। बच्चे मेरे हैं, तुम मुझे मत सिखाओ और यहाँ से चले जाओ, पिता ने ली को कहा। कहीं से भी बात नहीं बन रही थी। ली निराश होकर अपने घर वापस आ गए और अगली सुबह सियोल के लिए निकल गए। रास्ते में पड़ने वाले हर रेस्टोरेंट को देखकर उन्हें बच्चे याद आ रहे थे। सियोल पहुंचकर अपने आप को काम में इतना बिजी कर लिया ताकि बच्चों के बारे में सोचने की फुर्सत ही ना हो। ली के इस डेडिकेशन को देखकर उनके बॉस ने उन्हें एक कार और एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया। इधर दूसरी तरफ दाविन दर्द में अपने बिस्तर पर लेटी थी और छोटा जून उससे ली के बारे में पूछ रहा था। वो अब नहीं आएंगे, दाविन ने जून से कहा। नहीं, वो जरूर आएंगे, तुम देखना, उन्होंने मुझसे वादा किया था और हमारे पास उनके पैसे भी तो हैं। जब वो आएंगे तो हम सब बर्गर खाने जाएंगे, जून ने दाविन से पूरे यकीन से कहा। तभी जेसुक वहां आ जाती है और जून के हाथ में पैसों को देखकर गुस्से से भर जाती है। उसे लगता है कि उसने पैसे चुराए हैं। वो जून से पैसों को ले लेती है और उसे मारने लगती है। दाविन से बर्दाश्त नहीं हुआ, सो वो उसके आगे गिरकर जून को न मारने की भीख मांगने लगी। दाविन को ऐसे गिड़गिड़ाता देख जेसुक के दिमाग में एक और शैतानी ख्याल आया। वो दाविन से कहती है, ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगी, तुम मारोगी, ठीक वैसे जैसे मैं तुम्हें मारती हूँ। दाविन हल्के से एक चपत जून को लगाती है। जेसुक गुस्से से भर गई और दाविन को पीछे करके वो जून को बहुत बहुत मारती है और हमें सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती हैं। अगले दिन न्यूज़ में खबर आती है, एक 10 साल की लड़की ने
अपने छोटे भाई को मार मार कर मार डाला। इस खबर से सारे लोग हैरान थे। दरअसल जेसुक ने जून को इतना मारा था कि वो बच्चा उसकी मार बर्दाश्त नहीं कर पाया और मर गया। जेसुक दाविन को कहती है, अगर तुम पुलिस को ये बताओगी कि जून को तुमने मारा है तो तुम्हें कोई सजा नहीं होगी और फिर मैं तुम्हें प्यार भी करूंगी, लेकिन अगर तुमने सच कहा तो तुम्हारी हालत भी तुम्हारे भाई जैसी ही होगी। दाविन क्या करती, अपनी माँ की बात चुपचाप मान ली। वो रिहा हो गई। कानूनन उसे कोई सजा नहीं हुई, मगर उसकी आत्मा पर पड़ा बोझ किसी सजा से कम तो ना था। जेसुक अपने वादे के मुताबिक कुछ दिनों तक दाविन से बहुत प्यार जताती है, मगर भला कोई अपना व्यक्तित्व कब तक छुपा पाएगा। जेसुक ने घर में रखे जून के सारे सामानों को बाहर फेंक दिया, जिसमें उसका गोरिल्ला टॉय भी था। जून की मौत की खबर शहर से दूर बाहर गए ली तक भी पहुंच गई। छोड़कर शहर वापस आए। पहले पुलिस, फिर स्कूल और फिर वेलफेयर डिपार्टमेंट। हर जगह गए, सिर्फ इस उम्मीद में कि कहीं से भी कोई सुराग उनके हाथ लगे या जून की कोई खबर ही मिल जाए, मगर सब बेकार। यहाँ तक कि दाविन भी उनसे नफरत करने लगी थी, क्योंकि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया था और उनके पैसों की वजह से ही जून की मौत हुई थी। ली सियोल वापस आकर अपने बॉस से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि दाविन का केस उन्हें लड़ने दिया जाए, मगर बॉस उससे बाकी कामों पर ध्यान देने की हिदायत देकर चले जाते हैं। ली अपने बॉस को उनकी दी गई कार वापस करते हुए कहते हैं, मेरे लिए बस दाविन को इंसाफ दिलाना ही जरूरी है, और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ली सीधे उन्हीं अटॉर्नीज के पास जाते हैं जिनसे शुरुआत में वो लड़ रहे थे। आज उस बच्चे की मौत ने उन्हें ये बता दिया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही समाज को सही तरीके से चलाने का एक बहुत अहम जरिया है। फिर वो और उनके बाकी दोस्त मिलकर जेसुक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। वो लगभग सारे ही सबूत जमा कर लेते हैं, मगर दाविन के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स नहीं निकाल पाते जो इस केस को जीतने के लिए जरूरी थे। मगर वो जून की ऑटोप्सी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर देते हैं, जिसमें कहा गया था कि जून के शरीर पर लगे मार के निशान किसी बच्चे के नहीं बल्कि बड़े इंसान के जरिए दिए गए हैं। इधर जेसुक को कोर्ट की तरफ से नोटिस आ गई। इस पर उसने दाविन को बहुत मारा। वो बार बार कुछ न करने की बात कहती रही, मगर जेसुक को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर ली अपने दोस्तों से कोर्ट में केस कैसे जीतना है इस पर बात कर रहे थे। सबने कहा अगर दाविन गवाही दे दे तो ये मुमकिन है। कोर्ट में दाविन को लाने के लिए ली एक प्लान बनाए। वो दाविन के एक स्कूल फ्रेंड को कहते हैं कि दाविन के घर हर रोज एक पार्सल रखना जब स्टेप मदर घर पर ना हो। एक दिन जब उसका फ्रेंड पार्सल रख रहा था, तभी दाविन ने दरवाजा खोल दिया। इससे पहले दाविन ने कभी भी उन पार्सल्स का रिप्लाई नहीं किया था, सो उस दिन सारे पार्सल उठा लिए। उसमें एक लेटर था जिसमें लिखा था, दाविन, मैं जून के कातिल को सजा देना चाहता हूँ। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद करो। तभी जेसुक वहां आ जाती है। इतने सारे पार्सल देखकर वो दाविन को बहुत मारती है। दरवाजे के बाहर खड़े बच्चे को दाविन की चीखें सुनाई देती हैं। वो ली को कॉल कर देता है। ली दौड़ते हुए उसके घर आते हैं और हथौड़े से दरवाजा तोड़ देते हैं। दाविन अंदर बेहोश पड़ी थी। वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। उसके होश में आने के बाद ली उसे लेकर अपनी बहन के घर आ जाते हैं। रात उनके घर के बाहर दाविन के फादर आते हैं और बहुत शोर शराबा करते हैं। साथ ही ली को पुलिस की धमकी देकर दाविन को वापस ले जाने की बात कहते हैं। इस पर ली कहते हैं, ठीक है, बुलाओ पुलिस को, देखते हैं कौन जेल जाता है। इसके बाद केस का दिन आता है। पहले तो जेसुक खुद को विक्टिम दिखाने की पूरी कोशिश करती है और काफी हद तक उसका इंप्रेशन जज पर पड़ता है। ली की अटॉर्नी कहती है कि अगर दाविन यहाँ आकर गवाही दे दे तो हम केस जीत जाएंगे। ली केस को लेकर परेशान थे जब उनका भांजा उनके पास आकर अपना गोरिल्ला सॉफ्ट टॉय पूछता है। उसमें कैमरा था, मुझे उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, आपने कहीं देखा है क्या? उन्होंने उस टॉय को जून को दिया था जिसे जेसुक ने फेंक दिया था। सो वो डंप यार्ड जाकर टॉय ढूंढने लगते हैं, मगर वो उन्हें नहीं मिलता। अगले दिन कोर्ट में दाविन आती है, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं पाती। जज उसकी हालत समझकर कुछ देर का ब्रेक ले लेती हैं। ब्रेक के दौरान वही बच्चा आता है जिसे ली ने पार्सल दाविन के घर पहुंचवाया था।
और उसके हाथों में वही गोरिल्ला सॉफ्टवेयर था। जब दोबारा से हियरिंग स्टार्ट होती है तो ली दाविन से बात करते हैं और दाविन सारी बातें एक करके जज को बताती है। वो कहती है, जून को मैंने ही मारा था। इस स्टेटमेंट पे सभी शॉक हो जाते हैं। वो आगे कहती है, मदर के कहने पर। मेरे बाद मदर ने उसे बहुत मारा जिससे उसकी मौत हो गई। सामने वाला लॉयर ऑब्जेक्ट करता रहता है। तभी मिस्टर ली कहते हैं, मेरे पास एविडेंस है। फिर वो वही गोरिल्ला टॉय में लगे कैमरे के वीडियो को कोर्ट में जज के सामने चला देते हैं। जेसुक की हैवानियत सभी के सामने आ गई। जज जेसुक और फादर को सजा सुनाते हैं। फिर ली दाविन को उसकी मदर की फोटो देते हैं। दोनों उसी ब्रिज पर खड़े थे जहां अक्सर जून अपने कागज की प्लेन बनाकर उड़ाता था। ली कहते हैं, जून अपनी माँ के पास है और बहुत खुश है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।